Hello, I welcome you all on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 पे हम लास्ट में हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने स्टील आयरन वर्क, वुडन वर्क और पेंटिंग, वार्निशिंग और डिस्टेम्पर के बारे में कुछ डिटेल्स और उनका यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट क्या रहेगा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने कोशिश की थी कि जो भी अलग अलग वर्क मैं आपको बता रहा हूँ उनका यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो तो मैंने आपको डिस्कस किया था, बट पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेम्परिंग होता क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है और वुडन वर्क कहाँ कहाँ पे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। और आज जो हमारा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 2 समाप्त कर दूंगा। चैप्टर नंबर 2 का आज समापन है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और एक्यूरेसी आज समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक मेन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी अलग अलग वर्क आते हैं उन सभी वर्क के बारे में, उनका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और एक्यूरेसी उनमें कितनी मेंटेन करते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ मिसलेनियस ऐसी स्मॉल टर्म्स होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जब एक एस्टिमेशन बनता है, प्राकलन बनाया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, तो उसमें कुछ 3 टर्म्स आती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट। वो 3 टर्म भी हमें समझना है। तो यहाँ पर अभी जो 3 टर्म मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं है, बट दिस आर द कैटेगरीज ऑफ वर्क। और वो 3 शब्द आपने भी सुने होंगे, उनका नाम है कंटिंजेंसी, लमसम आइटम्स एंड वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। और लमसम आइटम के कॉस्ट को अगर बात करें तो उसे हम लमसम चार्जेस बोल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म आ गई। ये 3 टर्म आपसे डिस्कस करने के बाद इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, किसको लमसम आइटम बोलेंगे, लमसम चार्ज क्या होता है, कितना लिया जाता है, व्हाट इज़ दी कंटिंजेंसी, कितना कंटिंजेंसी लेते हैं। अच्छा, कंटिंजेंसी के बारे में हम पहले हमारे स्टार्टिंग लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू एस्टीमेट जब हमने पढ़ा था और वहाँ पर हमने 2 प्रकार के एस्टीमेट देखे थे, डिटेल्ड और प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 एस्टीमेट, आपको 2 शब्द नाम याद होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो स्टेज 1 एस्टीमेट में कंटिंजेंसी, वहाँ पर एक शब्द आया था, वो कंटिंजेंसी भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मुझे पता है कि इन 3 टर्म में से कंटिंजेंसी आप लोग जानते होंगे। ये 2 टर्म हमारे लिए नए हैं और इन 2 टर्म को हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ जैसे ये 3 टर्म हमारे खत्म होंगे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितने भी मेन वर्क आते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो सारे मैं वर्क आपको बता चुका हूं। ये 3 टर्म्स भी डिस्कस हो जाएंगे। फिर बचेगा छोटे मोटे ऐसे वर्क जो कभी कभी किसी दूसरी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स में क्यूएससी के पेपर के अंदर क्यूएससी वाले पार्ट से क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। तो छोटा मोटा जो भी दूसरे और वर्क पूछे जाते हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा और हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिंजेंसी से हम स्टार्ट करते हैं। कंटिंजेंसी का मतलब क्या है, मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास सपोज मैं तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों चीज़ें क्या हैं, मैं तीनों आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें कई सारे अलग अलग वर्क होते हैं, कई सारे वर्क इन्वॉल्व होंगे। कुछ ऐसे वर्क होंगे उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो कि इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट मतलब उनका प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट के वर्क से, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से एग्जैक्टली डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, उनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरे ऐसे भी वर्क होंगे जिनमें से कुछ का डायरेक्ट रिलेशन होगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी है, रेनॉल्ड कंपनी, रेनॉल्ड पेन बनाती है। तो रेनॉल्ड कंपनी ने पेन बनाया, या सपोज ये मार्कर की हम बात करते हैं, अब कैमलिन कंपनी ने मार्कर बनाया। तो इसमें ये फाइबर बॉडी, इसका ये केप, इसमें ये रिफिल, इसमें ये इंक, ये सब डायरेक्ट वर्क होंगे। अगर इस कंपनी की बात करूं कि इनके लिए इस कंपनी जो मार्कर बना रही है तो उसमें डायरेक्ट वर्क कौन कौन से हैं, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी या गुड को मार्केट में लाने में उसको डायरेक्टली बनाना पड़ रहा है।
तो उसमें क्या क्या आ गया, रिफिल आ गई, इंक आ गई, केप आ गया, मार्कर की फाइबर बॉडी आ गई। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट इसमें आएगा कि इस मार्कर को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, मार्कर को कंज्यूमर तक पहुंचाना है मार्केट में, तो फिर एडवर्टाइजमेंट होगा, तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की टीम भी होगी जो उस पर्टिकुलर मार्कर का एडवर्टाइजमेंट करेगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वाले लोग होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो लोग हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनसे ये मार्कर नहीं बना है, बट उनके बिना ये मार्कर मार्केट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो द एडवर्टाइजमेंट टीम, द डिस्ट्रीब्यूटरी टीम, जो भी उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो उनके सेल्स मैन होंगे, वो सब किस में चले जाएंगे, इनडायरेक्ट वर्क में चले जाएंगे। इसी प्रकार से जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मार्कर में नहीं चले जाना है, एग्जाम्पल है उसको पकड़ना है। कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सपोज मान लो कोई ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज में, ब्रिज को बनते दौरान आपके वर्क कौन कौन से आएंगे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, गड्ढा की खुदाई होगी, उसके बाद वहाँ पे फाउंडेशन वर्क होगा, फाउंडेशन वर्क के बाद ब्रिज की स्लैब बनेगी, पिलर्स बनेंगे, पियर बनेंगे, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, लाइटनिंग, ट्रैफिक लाइटनिंग, वो सब उसमें आ गया। ठीक, ये हो गया आपका किसी भी पर्टिकुलर ब्रिज में डायरेक्ट वर्क, जो भी उस ब्रिज को बनाने में, जो ब्रिज जिससे बन रहा है। उसके अलावा अब सपोज जैसे मान लीजिए वहाँ पे आप जो भी साइड में आपका कोई जब भी ब्रिज बन रहा है तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं फील्ड पर, तो वहाँ पे फील्ड पे एक लेबोरेटरी सेट करनी पड़ेगी, उसका खर्चा, मान लो आप पे जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है उनका कमरा वहाँ पे बनेगा, वो सारी चीज़ें। और सपोज मान लो आपका जो भी स्टेशनरी चार्जेस है, पेट्रोल, बाइक का खर्चा, जो भी जूनियर इंजीनियर या जो वहाँ पे फील्ड इंचार्ज है वो मूवमेंट करेगा, सारे काम कराने, तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल, ये सब सारे जो वर्क हैं किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट वर्क में आ जाएंगे। ऐसे चीज़ें जिनके बिना वो प्रोजेक्ट आसानी से नहीं हो सकता, बट उनका ब्रिज के बनने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनके कारण ब्रिज नहीं बनेगा, बट उनके कारण ब्रिज बनने में हेल्प मिलेगी, वो सब हमारा इनडायरेक्ट वर्क के अंदर चला जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट वर्क यहाँ पर होते हैं, इनमें से आपके, इनको भी हम अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ वर्क होते हैं जो हमें पहले से पता है, ऐसे कुछ वर्क होते हैं जो हमें पहले से पता है, विच आर नोन टू अस प्रायर, और साथ में उनका मेजरमेंट करना पहले से भी पॉसिबल है। ऐसे कुछ वर्क होते हैं। ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं जो हमें पहले से पता तो हैं, बट उनका मेजरमेंट करना इनिशियली पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल दूंगा। ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं, फील्ड में होंगे, जो हमें पहले से पता नहीं है, विच आर अननोन टू अस इनिशियली, हमें पता ही नहीं कि वो होगा वहाँ पर। ठीक, अब इसमें से जो भी ये आपके वर्क आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नोन वर्क हैं, मेजरमेंट जो हैं, ठीक, इसमें से कौन कौन से वर्क आ जाएंगे, जैसे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन है, या डीपीसी वर्क है, या ब्रिक वर्क इन सुपर एंड सब स्ट्रक्चर है, तो ये सब इस वर्क के अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक, नोन मेजरमेंट। ऐसे वर्क होते हैं जो पता है कि अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है तो मिट्टी का खुदाई कार्य होना ही हमें पता है, डीपीसी कार्य होना ये पता है, ब्रिक वर्क होगा ये भी हमें पता है। ठीक, और उनका मेजरमेंट करना भी पॉसिबल है। कितना गड्ढा करना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना डीपीसी कार्य होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आएगा हमारे, इसके बाद में एक चैप्टर आएगा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो डीपीसी कितना हो रहा है ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो पता भी है होने वाले और उनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, ऐसे सारे वर्क हो गए। ठीक, इन सब को हम उनके आइटम के, वर्क के नाम के अकॉर्डिंग एस्टीमेट में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की टेबल बनती है, जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, डिटेल्ड एस्टीमेट दो पार्ट में होता है, मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो उसमें पहला पार्ट था मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी में सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के आधार पे इन सभी वर्क का उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग, अंतर्गत उनका मेजरमेंट कर लिया जाएगा। अब
ये सारे वर्क मैं हटा दूं, जैसे कि आपका अर्थ वर्क, जो जो हमने वर्क अभी डिस्कस किए थे, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, डीपीसी वर्क, ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क, आरबी वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वुडन वर्क एक्सेट्रा, सब जो पता है जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। अब ऐसे कुछ वर्क बन जाएंगे जो होने वाले तो हैं, ये तो पता है, बट उनका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, उनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसे वर्क कौन से हैं सर? जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे बात को, जैसे कि आपका एसी फिटिंग, अगर वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है और वहाँ पे एसी फिट होने हैं तो ये पता है, बट कहाँ कहाँ पे एसी लगेगा ये नहीं पता। और हम बोल सकते हैं प्लम्बिंग वर्क, ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वहाँ पे सैनिटेशन वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वाटर सप्लाई वर्क, इलेक्ट्रिक फैन, एसी फिटिंग, ये सब कार्य होने पहले से पता होता है। बट जब तक मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा नल कहाँ लगाएं, कौन सा पंखा कहाँ लगाएं, कौन सा एसी कहाँ लगाएं, कितने एसी लगने वाले हैं, कितने वॉश बेसिन की यूनिट एक्चुअल में लगने वाली। और देखो, पता कर भी लें, पहले से कुछ जगह फिक्स डिसाइड कर भी लें, बट हो सकता है कि मकान बनने के बाद जब मकान पूरा तैयार हो जाए तो उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि ये प्लम्बिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई वर्क, इलेक्ट्रिक फैन, इन सब के ओरिएंटेशन में मकान बनने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाता है, मकान बनने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाता है कि कहाँ कहाँ पे इन सब वर्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल लोकेशन मकान बनने के बाद समझ में आती। पहले से जब मकान बना नहीं है, प्लॉट है, और फिर हम इमेजिन करें कि बनेगा तब पंखा यहाँ लगाएंगे और वहाँ लगाएंगे और यहाँ लाइट लगा देंगे और वहाँ लगा देंगे, तो वो सब आपका जो कैलकुलेशन है पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब भी हम मकान बना लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो जाता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग, सैनिटेशन, इन सब के बारे में एग्जैक्टली सोचा जाए। बट जब एस्टीमेट बनाएंगे तो प्लम्बिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई वर्क, इलेक्ट्रिक फैन, एसी फिटिंग, इनके लिए कुछ एस्टीमेट कॉस्ट तो लेके चलनी पड़ेगी। अगर हम एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं और हमें एस्टीमेटेड कॉस्ट पता करनी है तो इन सब वर्क की भी तो हमें कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे जो वर्क हैं जिनको पता है कि ये होना है, 100% ये कार्य उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होना है, बट उसका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे वर्क को, ऐसे सारे वर्क को हम लमसम आइटम के अंतर्गत लिखकर उनका कॉस्ट कंसीडरेशन करते हैं। ऐसे वर्क को लमसम आइटम कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसे भी वर्क हो सकते हैं जो आगे भविष्य में होंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, चल रहा है, तो उस दौरान वहाँ पे कौन सा वर्क होगा, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के वर्क हो सकते हैं जो कि शायद पहले से पता ही नहीं थे कि ऐसा भी कोई वर्क आ जाएगा। सपोज मान लीजिए मकान बन रहा था, शाम के टाइम में ऑनर आए, उन्होंने अपना डाइनिंग रूम देखा, ड्राइंग हॉल देखा, ड्राइंग हॉल से निकल रहे थे, उन्होंने बोला कि यार यहाँ पर ऐसा कुछ आर्च शेप दे दिया जाए, उसके लिए ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्नामेंटल टाइप स्पेशल प्रकार की कोई ब्रिक का इस्तेमाल किया जाए। तो ये उन्होंने रैंडम बताया, पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था कि ऐसा कोई एक आर्च वर्क देना है कोई स्पेशल ब्रिक का इस्तेमाल करके, या फिर वो ड्राइंग हॉल से निकलते निकलते ये बोल दें कि यार इस कॉर्नर में एक फायर प्लेस, आग लगाने वाली ऐसी कोई जगह बना ली जाए। ये उन्होंने पहले नहीं बताया था, ये उन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जब हो रहा था उसी टाइम बताया। अब इसके लिए तो पहले से पता नहीं था। और ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीज़ें, या पूरे 6 महीने के, जब भी वो 6 महीने में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है तो ऐसे पूरे 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्क आ सकते हैं जो एस्टीमेट बनाते टाइम हमें नहीं पता थे। बट अब ऑनर को तो मना नहीं कर पाएंगे, करना तो पड़ेंगे, तो उनका भी तो कॉस्ट हमें पहले से लेके चलना पड़ेगा।
मतलब मैं ऐसे कार्य की बात कर रहा हूं जो हमें पहले से नहीं पता है कि हो सकते हैं, बट हो सकते हैं, खुदा न खास्ता आगे भविष्य में ऐसे कुछ वर्क हो जाए जो हमें पहले से नहीं पता। ऐसे जो वर्क होते हैं जो हमें पहले से पता ही नहीं होते हैं, उन वर्क को हम बोलते हैं कंटीजेंसीज। उनको हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंसीज। ये जो वर्क हैं जो हमें पता है, जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट हम प्रॉपर तरीके से करते हैं सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के आधार पे, और उनका फिर हम मटेरियल और लेबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे वर्क का कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो वर्क ही पूरा अपने आप में कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई स्पेशल नाम नहीं है इनका। बट दिस टू आर दी स्पेशल केसेस। जो इनडायरेक्ट वर्क होते हैं यहाँ पर, इनको हम, इनका जो कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट वर्क का, जितने भी इनडायरेक्ट वर्क होते हैं ऐसे, इन सब का जो कॉस्ट होता है उसको हम ओवरहेड चार्जेस के अंतर्गत लेते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के अंतर्गत जुड़ा होता है। मतलब ओवरहेड चार्जेस अलग से नहीं रहता, ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के अंतर्गत, जो कि 10 से 15% होता है, वहीं पर होता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एनालिसिस ऑफ रेट्स पढ़ेंगे। अभी मुझे आपको ये समझाना था, ओवरऑल मैंने आपको सारे जितने भी वर्क होते हैं सब समझा दिए, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर होगा कि अच्छा सर कंटीजेंसी क्या होता है। मतलब ये नहीं कि लमसम आइटम और कंटीजेंसी में हम कंफ्यूज्ड हों। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे कार्य होंगे, कोई मान लो ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज के बनने से संबंधित जो डायरेक्ट चीज़ें होंगी, फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब, ठीक, साइड में आपका जो भी लाइटनिंग है, कुछ भी डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, आपका पेवमेंट मार्किंग करनी है, वो सब डायरेक्ट वर्क में आएगा। उसके अलावा बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे वो ब्रिज नहीं बन रहा है बट ब्रिज बनने में मदद मिल रही है, उससे मदद मिल रही, विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन ए प्रोजेक्ट। ऐसे सारे वर्क के कॉस्टिंग को ओवरहेड चार्जेस के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा। अभी मैं चाह रहा था कि मैं आप इन चीज़ों में आपको अंतर समझा दूं। वहीं पर इन सभी जो वर्क हैं जो डायरेक्ट वाले हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें पहले से पता थे, मेजरमेंट करना भी पॉसिबल है, तो उनका हम एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं यूजिंग सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के आधार पे उनका हम क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, और फिर एनालिसिस ऑफ रेट के प्रिंसिपल के आधार पे उनका मटेरियल और लेबर निकाल लिया जाता है। ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं जिनका होना पता होता है बट उनका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। नल लगेगा बट नल कितने लगेंगे नहीं पता, वॉश बेसिन लगेगा पर कितने लगेंगे नहीं पता, पंखा लगेगा पर कहाँ कहाँ लगेगा अभी पहले से एग्जैक्टली नहीं पता। ऐसे सारे वर्क को हम लमसम आइटम के अंतर्गत रखते हैं और उनकी कॉस्टिंग को लमसम चार्जेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। यहाँ पर जो भी आपके ऐसे वर्क हैं, ये जो अननोन वर्क यहाँ पर हैं जो हमें पहले से पता ही नहीं थे, ऐसे सारे वर्क को हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी और मिसलेनियस या पेटी आइटम्स, ठीक, जो होने वाले थे, खुदा न खास्ता भविष्य में हो सकते हैं पर हमें पहले से नहीं पता था। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो भी ऐसे वर्क हैं, ठीक, जो हमें पता थे, जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, उन वर्क का हमने क्वांटिटी पता कर लिया। बात को समझना है यहाँ पर, उनकी हमने क्वांटिटी पता कर ली कि वो जो भी वर्क है वो कितना होने वाला है। सपोज जैसे मान लो मैंने पता कर लिया कि जो ब्रिक वर्क है वो कितना होने वाला है ना, ये मैंने पता कर लिया कि जो ब्रिक वर्क है वो करीब 10 क्यूबिक मीटर होने वाला है। तो अब इसमें से ये जब पता कर लिया तो इसमें ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर इसमें मटेरियल कितना लगने वाला है और इसमें लेबर कितनी लगने वाली है, एनालिसिस ऑफ रेट के आधार पर। ये ब्रिक वर्क कितना होगा ये हम पता करेंगे सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, बट मटेरियल लेबर कितनी लगने वाली है ये इससे हम निकाल लेंगे यूजिंग एनालिसिस ऑफ रेट्स प्रिंसिपल। मटेरियल और लेबर की जो भी कॉस्ट आएगी उसमें वो हमने जोड़ लिया, और सपोज मान लो वो कुछ x रुपीज़ है, ठीक, ऐसा हमने निकाल लिया। ऐसे जितने भी वर्क होंगे सबके मटेरियल एंड लेबर की कॉस्टिंग निकाल ली जाएगी और उन सभी मटेरियल लेबर की कॉस्टिंग को आपस में हम ऐड कर देंगे। जो भी सारे वर्क का टोटल मटेरियल और लेबर की कॉस्टिंग आएगी, टोटल कॉस्ट, टोटल जो आएगा अमाउंट, उसका कुछ परसेंटेज लमसम चार्जेस लिया जाता है, उसका कुछ परसेंटेज,
ठीक, ये बात समझना, जितने भी ऐसे सारे वर्क होंगे जिनका मेजरमेंट कर पाए, उसका जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर होगा टोटल सारे वर्क का, ठीक, ये वाले जितने भी वर्क है, उसका कुछ परसेंटेज लमसम आइटम रहेगा और उसी का कुछ परसेंटेज कंटिंजेंसी रहेगा और उसी का कुछ परसेंटेज वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट होगा। अब वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, इस पॉइंट पर भी मैं आता हूं, समझेंगे यहां पर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, कंटिंजेंसी और लमसम चार्जेस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर कितना कितना परसेंट लेना है वो मैं आपको यहां पर आगे इसमें गाइड कर दूंगा। तो अब हम वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट को समझने चलते हैं। कोई भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो जैसे अभी हमने देखा उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, इनडायरेक्ट वर्क भी हैं, डायरेक्ट वर्क भी हैं, ये देखा था अभी हमने। तो ये सब वर्क किसके द्वारा होंगे, रिसोर्सेस के द्वारा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज कोई भी अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, मैंने आपको ये समझा दिया, अब मैं आपको वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट समझाने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इसमें जो भी आपके जितने भी वर्क होंगे, आइदर डायरेक्ट वर्क और आइदर इनडायरेक्ट वर्क, ये सभी वर्क किसके द्वारा होंगे, रिसोर्सेस। ठीक, वो रिसोर्सेस कौन सा होगा, या तो वो सामग्री होगी यानी मटेरियल, जैसे कि सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, रेनफोर्समेंट, और साथ में रिसोर्सेस कौन होता है, लेबर। अब इसमें जो लेबर वहां पे वर्क को एग्जीक्यूट करेगा वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वो जो लेबर होगा वो परमानेंट लेबर भी हो सकता है और वो रेगुलर स्टाफ भी हो सकता है। ठीक, मतलब ऐसे मजदूर, ऐसे कारीगर, ऐसे लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के खुद के उसके अंदर काम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और जो उसी के साथ काम करते हैं। ठीक, तो वो उसका रेगुलर स्टाफ है, वो उसके परमानेंट लेबर है। बट किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसे भी कुछ वर्क आते हैं जो कोई ऑर्डिनरी साधारण कारीगर, ऑर्डिनरी लेबर नहीं कर सकता। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेशल कारीगर को बुलाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सपोज मान लो कोई हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग में मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे घर की जो बिल्डिंग है, जो मेरा घर हो, उसमें हॉल में ऐसे कुछ नक्काशी बने, सूर्य के आकार की कोई नक्काशी में बनाऊं। और मान लीजिए उस नक्काशी को सिर्फ राजस्थान के जयपुर का एक बंदा बना सकता है जो ऑल ओवर इंडिया उसी चीज को बनाने में माहिर है। तो ऐसा जो स्पेशल कारीगर है, जब मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा और वो 6 महीने चलेगा तो वो कारीगर 6 महीने नहीं रहेगा, वो दिहाड़ी पर भी, डेली वेजेस पर भी काम नहीं करेगा। जो परमानेंट लेबर होगी, रेगुलर स्टाफ होगी, ये मेरा डेली वेजेस के आधार पे काम कर सकती है, दिहाड़ी के आधार पे काम कर सकती है। पर ऐसा कोई स्पेशल कारीगर जो जयपुर से सिर्फ नक्काशी बनाने आया, वो मेरे यहाँ पे डेली वेजेस पे काम नहीं करेगा। उसको तो भैया उसने नक्काशी करी, उसका काम खत्म हुआ और उसको आपको पैसे देना है, काम खत्म हुआ, पैसे देना है। मतलब ऐसे भी लेबर होंगे जो सिर्फ आपका टेम्पररी स्टाफ होगा। ठीक, जो कोई स्पेशल वर्क करने आया है। ऐसे जो भी लेबर जो कोई एक स्पेशल वर्क करने आते हैं, सिर्फ उनका तो सिंपल सा सीधा फंडा होगा, ना तो उनको आपको मासिक वेतन देना होगा, ना ही आप उनको डेली वेजेस पर रख सकते हो। काम हुआ पैसे दो, काम हुआ पैसे दो। मतलब ऐसे टेम्पररी स्टाफ या लेबर जो किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आए, जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए आए और उनका काम खत्म हुआ, उनको आपको पैसे देना है, ना कि मंथली के आधार पे, ना कि दैनिक पे आधार पे। काम खत्म, पैसे लो। ठीक, ऐसे जो भी टेम्पररी लेबर या स्टाफ होता है, उन सभी का जो पैसा होता है, स्पेशल वर्क, उनका जो भी कॉस्टिंग होती है वो जाती है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के आधार पे। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ही होता है, एस्टैब्लिशमेंट शब्द को समझें तो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कुछ स्थापित करना,
वर्क यानी कार्य, कार्य का चार्ज मतलब अमाउंट, ठीक। ऐसा कोई स्पेशल वर्क, ये सभी जितने भी परमानेंट लोग हैं ये वर्क से मतलब नहीं है। 6 महीना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलना है तो ये सभी स्टाफ, ये सभी लेबर्स कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है। 6 महीने तक मासिक वेतन के आधार पे या दैनिक भत्ते के आधार पे इनको पैसा मिलता रहेगा। बट ऐसे लेबर्स, ऐसे कारीगर जो कोई स्पेशल कार्य करने आए, कार्य खत्म होते ही उनको उनका पैसा स्थापित लेन देन प्रदान किया जाए, लेन देन किया जाए पैसे का, ठीक। काम आपका हुआ, उनसे काम आपने करवा लिया, उनको आप पैसे दें, उसी अमाउंट को बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। तो आई होप कि मैं आपको कुछ पैटर्न बनाकर ये तीनों शब्दों में कुछ डिफरेंस चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये हमें सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर होंगी तो कन्फ्यूजन्स का पॉइंट नहीं बचेगा। तो अब बात करते हैं कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी आपको पता है, यानी ये क्या हो गया, ऐसी चीज़ें जो हमें पहले से पता नहीं थी, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अनफॉर्सीन वर्क। ऐसे वर्क जो नहीं पता थे, खुदा न खास्ता आगे भविष्य में हो सकते हैं अनफॉर्सीन वर्क, और उनके जो खर्चा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स। अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर जो है कंटीजेंसी हम कितना लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 10 to 15% लेते हैं हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंदर, और 3 to 5% हम लेते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर। वहीं पर लमसम चार्जेस जो हैं, लमसम चार्जेस में कौन कौन सा आएगा, ऐसे जो हमें पहले से पता, मतलब वर्क तो हमें पता है कि कार्य होना है, बट उस कार्य का मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कार्य पता है क्या होना है, ऐसे कौन कौन से वर्क आ जाएंगे, तो ऐसे आ जाएगा आपका प्लम्बिंग वर्क, और क्या आ जाएगा, सैनिटेशन वर्क आ जाएगा, सैनिटरी वर्क, और क्या आ जाएगा, वाटर सप्लाई वर्क आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फैन आ जाएगा, ठीक। और क्या आ जाएगा, एसी फिटिंग आ जाएगा। ये सब ऐसे अलग अलग यहाँ पे वर्क आ जाएंगे। प्लम्बिंग के लिए कितना लिया जाता है कुछ नहीं पता है, तो इनके लिए क्या करते हैं, ये जो भी जितने भी लमसम आइटम्स हैं, ये सब कौन है, इनको क्या बोल सकते हैं हम, इन सबको हम बोल सकते हैं लमसम आइटम, ठीक। और इनका जो कॉस्ट जोड़ेंगे, यहाँ पर अमाउंट लेंगे एस्टिमेशन के लिए, वो लमसम चार्ज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे था ये 10 to 15%, 3 to 5% किसका है, कहीं भी जहाँ भी परसेंटेज लिखा है वो होगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। वो जो मैंने आपको वर्क बताए थे, ऐसे वर्क जिनका जो होना है ये भी तय है और उनका मेजरमेंट करना भी पॉसिबल है, ठीक। जिनका जो होने वाले हैं पता है और जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, उनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर निकाले टोटल सभी सारे वर्क का, उसका कुछ परसेंटेज कंटीजेंसी ले लेंगे, ऐसे कार्य जो नहीं पता थे, और उनका कुछ परसेंटेज लमसम आइटम के लिए ले लेंगे, ऐसे कार्य जो पता थे बट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो प्लम्बिंग के लिए हम लेते हैं करीब 8% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ऑफ द आइटम्स ऑफ द वर्क which are known initially and whose measurement is possible initially। जिनका मेजरमेंट पॉसिबल था, जो पता थे, उन सब का जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आया उसका 8% प्लम्बिंग मान लेंगे। सैनिटेशन 8%, वाटर सप्लाई वर्क 8%, विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन 8%, इलेक्ट्रिक फैन 4%। सो दिस इज द लमसम चार्जेस। ये क्वेश्चन यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है अगर आपसे पूछा हो प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई वर्क, प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई, तो 16% आंसर टिक होगा। प्लम्बिंग और वाटर सप्लाई वर्क
और तो 8% टिक होगा। वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिफिकेशन तो 16% टिक होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक फैन तो 12% टिक होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन पूछा है सिर्फ तो 8%, इलेक्ट्रिक फैन पूछा है तो 4%। आई होप आपको लमसम आइटम्स और लमसम चार्जेस क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट इज दी, ये जो है इसको हम बोल सकते हैं इट इज दी अमाउंट विच इज पेड टू वर्क डायरेक्टली। ठीक, मतलब यहां पर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो कार्य खत्म होने पर कारीगर या लेबर को दे दिया जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो लेबर हैं जिनको काम खत्म होने पे पैसा मिल रहा है वो हमारे रेगुलर तो होंगे नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट इट इज़ द सैलरी ऑफ टेम्पररी स्टाफ। कई बार जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो बही खाते का हिसाब रखने के लिए मुंशी रखने पड़ते हैं, तो मुंशी हो गया। कोई स्पेशल कारीगर है जो कार्य करने राजस्थान या जयपुर से या केरला से आया है, वो स्पेशल कारीगर, स्किल्ड लेबर। ठीक, या सपोज मान लो कोई चौकीदार रखा हमने और वो चौकीदार 2 महीने काम करेगा फिर वो चला जाएगा, तो उसको जैसे ही उसका काम खत्म हो उसको पैसे दो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने चले कि 2 महीने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका काम खत्म हो उसको पैसे आप दो। तो सैलरी ऑफ इन शॉर्ट टेम्पररी स्टाफ। रेगुलर स्टाफ को सर पैसे कैसे मिलेगा, तो वो तो या तो अगर लेबर हुआ तो डेली वेजेस पर, और अगर मान लो कोई लेबर हुआ मतलब स्किल्ड लेबर हुआ, सुपरवाइजर हुआ, इंजीनियर इंचार्ज हुआ, तो उसको फिर मंथली बेसिस पर पैसे मिलेंगे। तो सैलरी ऑफ टेम्पररी स्टाफ वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत आता है। इसको कितना रखा जाता है, तो जो भी आपके वर्क जिनको जो होने वाले थे, जो पता थे, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, उसका जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर है उसका करीब 1.5 से 2% लिया जाता है ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। 1.5 से 2% लेते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज द लमसम चार्जेस, दिस इज द लमसम आइटम्स। ठीक, एंड दिस इज द कंटीजेंसी 3 to 5% एंड 10 to 15% फॉर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो आई होप आपको ये तीनों जो हमारे पास अलग अलग टर्म्स थी ये क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर मैं आपसे सारे वर्क और फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बाकी बची कुछ और भी जो टर्म्स होती हैं जो एस्टीमेट में हमें लेनी पड़ती हैं, ये 3 टर्म्स भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्क या आइटम्स जिनके बारे में भी उनका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे, अब हम उनको डिस्कस करने चलते हैं। सपोज ऐसे छोटे छोटे वर्क्स में यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ आपको। सबसे पहला जैसे आपसे पूछ सकते हैं, अगर मैं ब्रिक वर्क से बात करूँ तो ब्रिक वर्क नॉर्मल अगर कोई ब्रिक वर्क है तो उसको तो हम किस में मेज़र करते हैं, क्यूबिक मीटर में, ये हमने पढ़ा हुआ है। वहीं पर ब्रिक वर्क का जो डिसमेंटलिंग होगी, मतलब कोई ब्रिक वर्क है उसको तोड़ा जा रहा है, तो डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिक वर्क भी किस में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक, उसके बाद 2 ब्रिक वर्क और आ जाते हैं। एक आता है हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क और दूसरा जो ब्रिक वर्क आता है वो आता है हाफ ब्रिक पार्टीशन वर्क। हाफ ब्रिक पार्टीशन वर्क क्या होता है, ऐसी दीवार जिसकी मोटाई 4 इंच है या 10 सेंटीमीटर है उसे हाफ ब्रिक पार्टीशन वर्क बोलते हैं, पार्टीशन वॉल बोलते हैं। हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क ऐसी दीवार जिसमें कुछ कुछ जगह ईंटें नहीं लगाई जाती, जिनमें ऐसी कैविटी होती है, छेद नहीं बोल रहा हूँ, दीवार है, दीवार में होल्स होते हैं, कहीं कहीं जगह ईंटें नहीं लगाते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस, उसको बोलते हैं हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क। करीब ऐसा है कि 33% इसमें होल्स होते हैं। कितने, पूरी दीवार जितनी है उसका करीब 33% अगर होल्स हैं तो उसे हम हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क हो तो ये भी वॉल्यूमेट्रिक वर्क नहीं है, ये एरियल वर्क टाइप लग रहा है, तो इसको हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे।
और वहीं पर अगर हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल वर्क है तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ये दोनों पतले काम लग रहे हैं, तो पतले इसलिए इनको एरियल वर्क की तरह कंसीडर किया जाएगा और इसलिए इन्हें स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। वहीं पर आपका जो ब्रिक वर्क है और डिसमेंटलिंग है उसको हम क्यूबिक मीटर के अंदर ही मेजर करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ मिसलेनियस चीज़ें बता दी ब्रिक वर्क की। आगे बढ़ता हूँ, अगले पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीसी वर्क। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आरसीसी वर्क है या आरबी वर्क है। तो इसका जो भी हमारा मेजरमेंट होगा, आरसीसी वर्क हो या आरबी वर्क हो, इसका हमारा मेजरमेंट किस में होगा? क्यूबिक मीटर में। कोई भी सीमेंट कंक्रीट वर्क हो तो उसका मेजरमेंट काय में होगा? क्यूबिक मीटर में। बट अगर कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सीमेंट कंक्रीट वर्क हो रहा है और अगर वो 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की बात चल रही है, अगर कहीं भी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की बात चल रही है तो सिर्फ उसी को स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। एक्सेप्शन केस सीमेंट कंक्रीट आरसीसी आरबी क्यूबिक मीटर। अगर फ्लोर बन रहा है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा है तो ही उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। बाकी सारे एग्जाम में कुछ भी पूछें आप बिंदास क्यूबिक मीटर पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब आपको मैं मिसलेनियस, मतलब जितना मैं आपको सारे बता दूंगा, एक भी एग्जाम का आपका कुछ भी पोर्शन नहीं छूटेगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया, सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर लिया। अगला हम आते हैं कॉर्निस, और नेक्स्ट आते हैं इसमें आरसीसी, जाली और जॉफरी वर्क। नेक्स्ट आते हैं कॉपिंग और केपिंग वर्क। अब ये 3 टर्म और क्या है? सबसे पहले तो किस में मेजर करते हैं वो मैं आपको बता दूं। आरसीसी जाली या जॉफरी वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, कॉर्निस को रनिंग मीटर में मेजर किया जाएगा, कॉपिंग और केपिंग वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ऐसा भी ऑथर लोग लिखते हैं, और रनिंग मीटर में भी करते हैं। अगर वर्क की विड्थ कम है तो रनिंग मीटर में करेंगे, और अगर ज़्यादा है तो स्क्वायर मीटर में भी कर सकते हैं। अब कॉर्निस क्या होता है, जाफरी वर्क क्या होता है, ये समझ लेते हैं। कॉर्निस का सिंपल सा मतलब है, कभी भी अगर आपने अपना मकान देखा हो या कोई भी मकान देखा हो, दूसरा अपना नहीं हो, पड़ोसी का देखा हो, कोई होटल देखी हो, तो मकान के चारों तरफ बिल्डिंग में ऐसी कुछ डिज़ाइंस बनी होती, कभी देखा आपने, पूरे वो मकान में से आसपास पूरी घूमती हैं, ऑर्नामेंटल वर्क होता है, ठीक, डिज़ाइन बनी होती है। ऐसे कुछ भी बाहर से ऐसा छोटा सा पोर्शन निकला है, बड़ा सा ऐसा बाहर नहीं निकलेगा, छोटा सा कोई ऐसी डिज़ाइन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। कुछ भी सजावटी कार्य होगा, ऐसा ऑर्नामेंटल टाइप वर्क होगा, और वो पूरे मकान के चारों तरफ बनेगा या फ्रंट में बनेगा सिर्फ। तो ऐसा जो वर्क है इसे हम कॉर्निस बोलते हैं, और ये रनिंग मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा। वहीं पे आरसीसी जाली या जॉफरी वर्क क्या होता है? अगर आपने सपोज अपने कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग देखी हो तो वहाँ पे देखा होगा वेंटिलेशन जहाँ पे देते हैं, या जो वरांडा होता है आपके स्कूल या कॉलेज का, तो वह वरांडे में कोई जाली देखी होगी। अब जाली या तो लोहे की होती है, कुछ जाली आपने देखी होगी जो प्लास्टर से बनती है, सीमेंट कंक्रीट या मोटार से बनती है, जिसमें पहले लोहे की पूरी ऐसी जाली बना देते हैं, ऐसी जाली बना देते हैं लोहे की, और फिर उस जाली के ऊपर पूरे पर सीमेंट कंक्रीट या तो पूरे पे ऐसे प्लास्टर लगा दिया जाता है उतनी जाली पर, और बाकी जगह से लाइट आती है। तो वो जो है वो है आपका आरसीसी जाली या जॉफरी वर्क। ये जॉफरी वर्क बना कहाँ से? अंगूर जो होता है, अंगूर आप जानते हैं, अंगूर की बेल होती है, बेल जो होती क्रीपर्स होते हैं, तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो भी आपके अंगूर के ग्रेप्स के वाइन यार्ड होते हैं, बगीचे होते हैं, बागान होते हैं अंगूर के वाइन यार्ड, वहाँ पर अंगूर की बेल को डेवलप करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए पहले जालियाँ बनाई जाती है, और जाली पे अंगूर का कल्टीवेशन होता है, उन्हें ग्रो करा जाता है उन जालियों के ऊपर। तो वहाँ पर वो जो जाली है
उस जाली वो जो होता है उसी को जॉफरी बोलते हैं। एक्चुअल में उसका नाम जो कॉमन नेम है उसका, जो अंगूर में वहाँ जाली बनती है, उसको जॉफरी बोलते हैं, वहाँ से ये वर्ड आया है। इसी चीज़ को हमने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करा कि भैया जब भी हम कोई आरसीसी वर्क करेंगे और पतला आरसीसी कार्य करना है, पतला तो थिकनेस कम है तो उसमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो पहले जाली बना दो, उस पर आरसीसी कर दो, तो थिकनेस थिक वर्क भी हो जाएगा, पतला कार भी हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। उस वर्क को बोलते हैं आरसीसी जाली या जॉफरी वर्क। कॉपिंग या केपिंग वर्क क्या होता है? जो आप टोपी पहनते हैं अपने सर के ऊपर, वो केप है, वो आपके सर को ढकती है, किससे? सूर्य से ढकती है, सन से बचाती है, तो वो केप हो गया। ऐसे ही सपोज मान लो आपके घर में कोई बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल समझते हैं आप, पैरापेट वॉल होती है, छत के ऊपर होती है, पैरापेट वॉल घर के बाहर होती है बाउंड्री वॉल। तो जब बारिश का, इसका मेन पर्पस क्या है, कॉपिंग क्या चीज़ होती है? तो जब भी बारिश का पानी आता है तो इसके ऊपर ये यहाँ पर ऐसा एक ईंटों से ऐसे कुछ बना देते हैं, स्पेशल ब्रिक्स लगा देंगे, ऐसी स्पेशल शेप की ब्रिक्स भी आती हैं, और नहीं तो ऐसे कुछ ब्रिक से या टाइल से या पत्थर से, स्टोन से, मार्बल से ऐसा कुछ आकार बना देंगे, जिससे ऊपर से जो बारिश का पानी है वो इसमें अंदर जमा ना हो और यहाँ से ऐसे गिर जाए पैरापेट वॉल में, बाउंड्री वॉल में। तो ये जो यहाँ पर हमने ऐसी स्पेशल ब्रिक का या स्टोन का, पत्थर, कुछ भी इस्तेमाल आप कर लें, ब्रिक्स ले लें, पत्थर ले लें, मार्बल ले लें, इस वर्क को बोलते हैं कॉपिंग वर्क। ठीक, तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किसी भी दीवार के ऊपर तुम टोपी पहनाओगे पत्थर की या ब्रिक की, तो उसे कॉपिंग या केपिंग वर्क बोलेंगे। और अगर दीवार काफ़ी चौड़ी है तो लंबा भी अच्छा काफ़ी है और चौड़ा भी काफ़ी अच्छा है कॉपिंग वर्क, तो स्क्वायर मीटर में करेंगे। और अगर विड्थ कम है, मान लो ये जो आपकी विड्थ है ये 10 सेंटीमीटर के आसपास है, तो फिर ऐसे केस में लंबाई काफ़ी ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, तो फिर उस कॉपिंग या केपिंग वर्क को रनिंग मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आपका जो भी कॉपिंग वर्क है और भी इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे शेल्फ होता है, शेल्फ समझते हैं, अलमारियाँ, अलमारी में भी स्टोन लगाते हैं। उसके बाद हम ऐसा कुछ जो आपका दहलीज होती, सिल, दहलीज समझते हैं, सिल्स, चौखट, दहलीज जो होती, वहाँ भी हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टेयर्स जो होती हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, वहाँ भी स्टेयर्स पे भी हम पत्थर लगाते हैं। जो पहले आरसीसी की स्लैब बन जाती, सीढ़ी बन जाती, उस पर पत्थर लगाते हैं ना, वो क्या है? कॉपिंग वर्क ही तो है, और क्या है? ठीक, इस तरह से। तो शेल्फ जो है उसमें शेल्फ की चौड़ाई भी अच्छी खासी होती है, लंबाई भी अच्छी खासी होती है, इसलिए उसे स्क्वायर मीटर में करेंगे। चौखट पे जो भी पत्थर लगेगा उनकी थिकनेस, विड्थ कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, उन्हें रनिंग मीटर में मेज़र करते हैं। और जो जैसे ये मैंने बताया था, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। और अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँगा तो स्टेयर्स में भी लंबा काफ़ी होता है, चौड़ा भी काफ़ी होता है, तो वो हम स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेज़र करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। और सिर्फ कॉपिंग या केपिंग वर्क पूछा, ऐसे अलग अलग से मेंशन नहीं करा है, तो इसमें यहाँ पर आप उसको कुछ नहीं दिया है तो आप स्क्वायर मीटर के लिए जाएं। ठीक, स्क्वायर मीटर के लिए जाएं। नेक्स्ट चीज़, अगर पत्थर की बात चली तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किचन का, अगर स्टोन है उसकी बात चल रही है तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट, लंबा भी काफ़ी है, चौड़ा भी काफ़ी है, तो स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर हमने अभी कॉर्निस के बारे में, कॉपिंग और केपिंग के बारे में और आरसीसी जाली या जॉफरी वर्क के बारे में डिस्कस किया। अब आता है नेक्स्ट स्कर्टिंग और डाडो वर्क। नाउ स्कर्टिंग क्या होता है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा स्कर्टिंग क्या चीज़ होती है और डाडो क्या होता है। तो जो भी टाइल्स हम लगाते हैं, टाइलिंग वर्क होता है। तो टाइलिंग वर्क कहाँ कहाँ होता है? एक तो टाइलिंग वर्क होता है फ्लोर पर, ठीक, वो तो अलग हो गया, उसकी बात अभी कर ही नहीं रहे, वो फ्लोरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा दो जगह वो टाइल्स लगाते हैं, एक तो दीवार पे लगाते हैं, सारे घर की दीवारों में लगाते हैं, नीचे नीचे की तरफ छोटे छोटे से में, ताकि जब भी हम कुछ क्लीनिंग करें, पानी डालें फ्लोर पर, फर्श को धोएं, तो दीवार ख़राब ना हो। तो कभी देखा होगा पूरे घर में दीवार के नीचे नीचे पोर्शन में पूरे जगह टाइल्स चलती हैं, उस टाइल्स को हम बोलते हैं स्कर्टिंग वर्क। पत्थर भी लगा सकते हैं, टाइल्स भी लगा सकते हैं। और बाथरूम में भी देखा होगा तो बाथरूम की दीवारें जो होती हैं वहाँ पर भी पानी से वो दीवार गंदी ना हो, इसलिए करीब 60 सेंटीमीटर की हाइट तक,
मतलब अगर मान लो पूरा आपका बाथरूम है, उसकी हाइट h है, तो 2/3 हाइट तक, करीब 67-70% हाइट तक टाइल्सें लगाई जाती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ बाथरूम में। वो जो हम बाथरूम की वॉल पे लगाते हैं, ऐसे वर्क को हम बोलते हैं डाडो वर्क। डाडो वर्क में जो भी दीवार होती है, उस दीवार में करीब 2/3 हाइट तक टाइल्सें लगाई जाती हैं, ठीक। और नॉर्मल किसी भी रूम की वॉल पे, आपका जो भी रूम की वॉल है, उसमें खाली नीचे नीचे बस टाइल्स लगाई जाएंगी। ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ रहा है। इस कटिंग की बात करें, लंबा है, हाइट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है रनिंग मीटर में मेज़र करेंगे इस कटिंग को। और डाडो में हाइट भी काफ़ी अच्छी, लंबा भी होगा, वेरी करेगा, तो उस डाडो वर्क को हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा अभी आपका ब्रिक वर्क, डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिक वर्क हमने डिस्कस करा। फिर हमने डिस्कस करा यहाँ पे कॉर्निस, ठीक। कॉर्निस और कॉर्बेल एक ही चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कस करा कॉपिंग कैपिंग वर्क। देन हमने डिस्कस करा सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग, ब्रिक वर्क, पार्टीशन वर्क, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, ठीक। डाडो वर्क, स्कटिंग वर्क, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में यहाँ पे समझना, ब्रिक्स का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, पूरे भवन में, मकान में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कितनी ईंटें लगने वाली है, तो उसको तो हम नंबर में काउंट करते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड, नंबर में काउंट करते हैं। बट इसका यूनिट ऑफ पेमेंट अलग है। जो ब्रिक का यूनिट ऑफ पेमेंट है वो है पर 100 नंबर और परसेंटेज नंबर, या फिर कभी कभी पर 1000 नंबर भी लिया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज नंबर। मतलब कहने का मतलब, जब भी हम कहीं पर कितनी ब्रिक्स हमें लग रही है मकान में ये लिखना है, तो हम बोलेंगे 5335 ब्रिक्स हमें लग रही हैं, तो ये हो गया मेजरमेंट। अब कहीं पर उसका हमें रेट लिखना है, दर लिखना है, तो जो दर लिखा रहेगा वो ऐसा लिखा रहेगा 500 रुपीस परसेंटेज नंबर। मतलब 100 ईंटों के, मतलब अगर एक ईंट 5 रुपए की, तो 100 ईंट कितने की हुई, 500 रुपए की। तो वह 5 रुपए नहीं लिखेंगे, 5 रुपए प्रति नग ऐसा नहीं बोलेंगे, वहां लिखेंगे 500 रुपए परसेंटेज नंबर। 100 नग का, 100 ईंटों का इतना रेट मार्केट में चल रहा है। ये इसका मतलब हो गया। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी ब्रिक्स रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम आते हैं सीमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सीमेंट की। सीमेंट और लाइम दो हमारे पास बाइंडर है जिनका हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट का एक है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। सीमेंट का जब भी मेज़रमेंट करते हैं तो हम बैग के फॉर्म में करते हैं, इन नंबर ऑफ बैग। कितने बैग सीमेंट लगने वाला है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, 340 बैग, 515 बैग, इस तरह से। बट उसका जो यूनिट ऑफ पेमेंट है वो अलग है, और यूनिट ऑफ पेमेंट होता है पर कुंटल और पर टन्स ऑफ सीमेंट। मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात का एग्जांपल लें तो हमें वहाँ पे 300 बैग लगने वाले हैं, ये तो मेजरमेंट हो गया। बट जब भी उसका रेट मेंशन करेंगे एस्टीमेट के दौरान, सीमेंट का रेट, तो अगर सपोज मान लो कि आपका 50 किलो की बोरी 300 रुपये की आती है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये रेट चल रहा है, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये कितना हो जाएगा 100 किलो, तो कितना हो जाएगा 2, तो हम बोल सकते हैं 600 रुपये पर कुंटल। मतलब 100 किलो सीमेंट 600 रुपये की मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से रेट मेंशन करना होता है। आई होप आपको मेरी यहाँ पे बात समझ में आई होगी, ठीक। या फिर पर टन भी कर सकते हैं। पर टन करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ भी फिर 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो कितना हो जाएगा 6000, तो बोल सकते हैं 6000 रुपीज़ पर टन। तो जहाँ भी कितनी सीमेंट लगने वाली है वो ऐसे लिखेंगे, और कितना रेट है, दर है उसका, वो ऐसे मेंशन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास सीमेंट। अब हम बात करते हैं लाइम की। अगर हम लाइम की बात करें, लाइम दो प्रकार का होता है, चूना जो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लैग्ड लाइम और एक होता है अनस्लैग्ड लाइम। ये चीज़ें मुझे पता है कि आपको लग रहा है सर क्या चल रहा है, क्या बताए जा रहे हो। बेटा ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कहीं बुक्स में अवेलेबल है, मैं मान रहा हूँ, बट जो भी QSC बताते हैं वो ये सब चीज़ें को मिसलेनियस मान दे कि ये तो क्या बताएं जैसी चीज़ें, ये तो ऐसी नॉर्मल चीज़ें, बट यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इनको अगर आप खुद पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं सारी चीज़ें पहले से कंपाइल कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना है। मान लो हमने QSC पढ़ा, 8-10 क्वेश्चन आने वाले और 2 क्वेश्चन मान लो यहीं से, अगर वो हमने ध्यान से फोकस नहीं करा तो फिर इतना पूरी हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। स्लैग्ड लाइम हो या अनस्लैग्ड, मतलब बूझा चूना हो या अनबूझा चूना हो, यहाँ पर नाम सुने होंगे, दोनों को ही हम कुंटल के अंदर मेज़र करते हैं। तो लाइम जो है वो कुंटल के अंदर मेज़र किया जाएगा। अगला मैं बात करूँगा पेंट का। तो पेंट भी 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है स्टिफ पेंट, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और एक होता है रेडी मिक्स पेंट, जैसे ऑयल पेंट होते हैं, जो पहले से बनाया है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गीला होता है। स्टिफ गाढ़े पेंट होते हैं, इनको मिलाना पड़ता है। जो भी स्टिफ पेंट होंगे इनको हम केजी के फॉर्म में चलेंगे, इनमें पर केजी या कुंटल। और रेडी मिक्स जो होंगे ये गीले हैं तो इनको पर लीटर के फॉर्म में चलेंगे। सिंपल सा कंसिस्टेंसी से फ़र्क है। लिक्विड टाइप है तो पर लीटर, और अगर स्टिफ है तो पर केजी के अकॉर्डिंग इनका मेजरमेंट किया जाएगा। अगला आता है जो भी आपके टेप होते हैं, आपके नल होते हैं, प्लम्बिंग यूनिट्स होती हैं, नल वगैरह हैं, वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक वायर की बात है तो वायर रनिंग मीटर में चलेगा। अगर आपका कोई भी टेप की बात है, नल की बात है, फिक्सचर्स की बात है, या कोई ट्रेप की बात है, P टाइप, S टाइप ट्रेप, ठीक, तो ये सब आपके नंबर्स में चलेगा। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद दूसरा, अगर मैं बात करूँगा एक्सप्लोजिव, बारूद के बारे में SSC ने पूछा हुआ है, एक्सप्लोजिव किस में मेज़र करते हैं, बारूद के बारे में पूछा है, तो एक्सप्लोजिव को पर केजी मेज़र किया जाता है। बारूद कहाँ पे लगते हैं, कोई भी टनलिंग वर्क हो रहा है, कुएं की खुदाई हो रही है, तो वहाँ पे हमें बारूद लगता है, एक्सप्लोजिव लगता है ब्लास्टिंग करने के लिए, क्वेरिंग प्रोसेस के लिए। तो क्वेरिंग प्रोसेस के लिए जो बारूद लगता है उसका जो मेज़रमेंट है वो पर केजी किया जाता है। ठीक, तो ये हमने कई सारे अलग अलग यहाँ पे मिसलेनियस पेटी डिफरेंट वर्क्स को डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, और मोस्ट ऑफ आपके सारे ही यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक, कुछ छोटे छोटे जो भी बचेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कुछ हमारे टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके माध्यम से फिर वो बाकी पोर्शंस कवर हो जाएगा, और जो नोट्स मैं आपको दूंगा वहाँ से आपका वो कवर अप हो जाएगा। ये मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, वो आज यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। और मोस्ट ऑफ मैक्सिमम सारे मैंने अलग अलग वर्क्स, उनका मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी एकदम डिटेल्ड लेवल में जाके आपको समझाया, और कोशिश की कि आप उसको याद भी रख पाएँ। ऐसा एक तरीका मैं आपको दे पाऊँ कि आप उनको याद भी रख पाएँ, ऐसा मैंने आपको यहाँ पे तरीका दिया। एक सोचने की वजह दी हर एक वर्क में कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है ये दुनिया बता रही है, पर मैं आपको वो बताऊँगा क्यों करना है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, विदाउट दी रीज़न कॉन्सेप्ट कभी भी बाइंड नहीं हो सकते। पढ़ाता हर कोई है, पर जो वजह बता दे उसी को सही पढ़ाना माना जाता है। मैं आपको साथ में वजह के साथ में चीज़ बता रहा हूँ ताकि याद रख पाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है जीवन में। हम यहाँ पर अभी अगर पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन के फेज़ में हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट हमारे माइंड में नहीं, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और याद सिर्फ एक ही चीज़ हमें हेल्प कर सकती है रखने में, वो है रीज़न ऑफ दैट कॉन्सेप्ट।
ठीक, तो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स, जिसके अंदर मैं अलग अलग, अभी मैं एस्टीमेट चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां पर जो मैं एस्टीमेट डिस्कस करूंगा वो एस्टीमेट कितने कितने प्रकार का है, एकदम बारीकी से डिटेल लेवल पे ले जाकर, जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट, डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टेंडर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टेंडर्स कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें टेंडर में डाली जाती हैं, और कौन कौन सी लीगल ऐसी टर्म्स हैं जो कि टेंडर्स बनाते दौरान या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते दौरान ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट एंड टेंडर्स। थैंक यू।